नमस्कार। इस वीडियो में हम हमारी चर्चा को उससे आगे लेके चलते हैं जहां पर हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। तो हम बात कर रहे थे कल्पना की, दिवा स्वप्न की। अब एक रक्षात्मक युक्ति सामने आती है जिसका अर्थ होता है पलायन। पलायन यानी कि विथड्रॉल। पलायन विथड्रॉल से क्या अभिप्राय है? पलायन विथड्रॉल से यह अभिप्राय है साथियों कि कई बार हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कुछ ऐसी चुनौतियां आती हैं जो चुनौतियां एक किस्म का तनाव उत्पन्न करती है। ठीक है, समक्ष आई चुनौतियां, समक्ष आई चुनौतियां तनाव उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। और कई बार व्यक्ति इन चुनौतियों से बचने के लिए या उस तनाव से मुक्ति के लिए या स्वयं को समायोजित करने के लिए एक तरह से कह सकते हैं उस परिस्थिति से ही खुद को दूर हटा लेता है। उस परिस्थिति से दूर हटाने का मतलब कि तनाव से बचने के लिए व्यक्ति, तनाव से बचने के लिए व्यक्ति स्वयं को उससे दूर कर लेता है। हम अगर आम भाषा में बात करें तो इसको कह सकते हैं कि पीठ दिखाकर भागना, पीठ दिखाकर भागना। जैसे एक व्यक्ति है जो कर्ज अदायगी से तंग आ गया है, इतना कर्जा उसके ऊपर हो गया है तो फाइनली वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर ले। तो एक व्यक्ति कर्ज अदायगी से तंग आकर स्वयं को दिवालिया घोषित कर दे। या कई बार आप विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है कि परीक्षा का तनाव इतना ज्यादा होता है कि आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो इस परीक्षा को नहीं दे सकता या मैं इस परीक्षा को नहीं दे सकती। कई बार ऐसा होता है कि प्रतियोगिता में भाग लेने व हार के डर से प्रतिभागी अपना नाम वापस लेता है। हार के डर से प्रतिभागी प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले ले तो ये क्या है? ये एक तरह का पलायन ही है, एक तरह का क्या है? विथड्रॉल ही है। परिवार में कोई क्लेश है, परिवार में कोई समस्या है, व्यक्ति घर जाने छोड़ दे, बोला घर ही नहीं जाएंगे अपन तो यही ठीक है। ये क्या है? ये पलायन है कि आप मुसीबतों को मुंह दिखाकर भाग रहे हो, मुसीबतों से मुंह चुराकर या मुंह छिपाकर भाग रहे हो, पीठ दिखाकर भाग रहे हो। ये विथड्रॉल है, पलायन है। आइए अगले समायोजन की युक्ति पर चलते हैं और अगली समायोजन की युक्ति है प्रतिगमन। प्रतिगमन जिसको हम पढ़ते हैं रिग्रेशन। ये रिग्रेशन या प्रतिगमन क्या है साथियों? तो रिग्रेशन या प्रतिगमन कुछ भी नहीं है। कॉलमैन कहते हैं एक सुरक्षात्मक प्रयास है। कॉलमैन के अनुसार क्या है? ये आपको नोट्स में भी मिलेगा। कॉलमैन के अनुसार एक सुरक्षात्मक प्रयास है
एक सुरक्षात्मक प्रयास है जहां व्यक्ति वर्तमान की चुनौतियों से बचने के लिए उन तरीकों को अपनाता है, उन उन अप्रोच को या उस उपागम को अपनाता है जिससे वो विकासात्मक प्रक्रिया के शुरुआत में किसी कार्य को करता था। तो ये क्या है? एक सुरक्षात्मक प्रयास है जिसे व्यक्ति वर्तमान की चुनौतियों से बचने के लिए जिसे व्यक्ति अपनाता है और वह प्रतिक्रियाएं करता है जो विकासात्मक प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में करता था। मतलब नई चुनौतियां, नई समस्याएं जब उसके सामने आई तो वो उनसे घबरा गया, वो उनके साथ काम नहीं कर पा रहा। और अक्सर ऐसा होता है कि नई परिस्थितियों के साथ वो कैसे मेल खाए, और इसीलिए वो उन चीजों को अपनाता है जो वो पहले किया करता था। जैसे एक कॉमन सा एग्जाम्पल है जो आप सब पढ़ते हैं, याद करते हैं, आपको याद होगा। कॉमन एग्जाम्पल क्या है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई बच्चा, घर में एक और छोटा बच्चा आ जाए तो उसे लगता है घर वाले सब उसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो वो भी बिस्तर में मलमूत्र विसर्जन करना शुरू कर देता है ताकि उसकी ओर ध्यान दिया जाए। तो यहां पर एक पॉइंट बनता है, घर में एग्जाम्पल के रूप में छोटे बच्चे के आने पर बड़ा बच्चा, बड़ा मतलब ये नहीं कोई किशोरावस्था में है, वो मतलब वो भी पूर्व बाल्यावस्था के आसपास है, बड़ा बच्चा बिस्तर में मल मूत्र विसर्जन प्रारंभ कर दे। एक तरीका। बुजुर्ग जो हैं वो अब वर्तमान की चुनौतियों से तो अब कुछ काम नहीं आ सकते, तो बुजुर्ग अक्सर हम देखते हैं कि अपने जवानी के किस्से, अपने जो उस दौर के जो किस्से थे उनको बड़े मस्ती से सुनाते हैं। तो बुजुर्गों द्वारा बाल्यावस्था युवावस्था के अनुभव का वर्णन करना, बाल्यावस्था युवावस्था के अनुभवों का वर्णन। एक व्यक्ति अगर प्रेम में असफल हो जाए, एक व्यक्ति प्रेम में असफल हो जाए तो गुड्डे के साथ खेलने लग जाता है। एक व्यक्ति प्रेम में असफल होने पर गुड़िया के साथ खेलता है।
ये सब क्या है साथियों? ये सब उसी रक्षात्मक युक्ति के बारे में बताया गया है जिसे रिग्रेशन या प्रतिगमन कहते हैं। जहां व्यक्ति, देखो पलायन में क्या था कि परिस्थिति का मुकाबला नहीं कर रहा था तो मैदान छोड़कर भाग गया, और इसमें प्रतिगमन में क्या कर रहा है कि नई चुनौती का सामना वो कैसे कर रहा है? पुरानी गतिविधियां करके, कुछ ऐसी गतिविधियां करके जो विकासात्मक प्रक्रिया के शुरुआती चरण में वो करता था। अब आइए, प्रतिगमन को हमने समझा, इसके बाद अगली युक्ति पर चलते हैं, और अगली युक्ति है प्रतिक्रिया निर्माण। इसको कई बार प्रतिकरण भी कह देते हैं। प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिकरण, रिएक्शन फॉर्मेशन। तो प्रतिक्रिया निर्माण क्या है कि कोई व्यक्ति अंतर्निहित इच्छा के ठीक उलट व्यवहार करना, जो व्यक्ति के इन्नेट संवेग हैं, जो अंतर्निहित इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का वो प्रदर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऐसे व्यवहार का, अब वो ठीक उलट क्यों करता है? क्योंकि यदि ऐच्छिक व्यवहार का प्रदर्शन हो तो उसकी सामाजिक छवि को खतरा है। तो इसका एक बड़ा बेसिक उदाहरण यह देखा जाता है कि एक सौतेली मां पब्लिक में अपने दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री या सौतेली संतान के प्रति नफरत तो करती है अंदर से, लेकिन प्यार का प्रदर्शन करती है, और फिर धीरे धीरे वही प्यार जो है उसका प्रतिकरण होता है, प्रतिक्रिया निर्माण हो जाता है। तो एक दत्तक मां का या सौतेली मां का अपने या अपनी संतान के प्रति प्रेम प्रदर्शन। एक दत्तक मां अपनी संतान के प्रति किस प्रकार से प्रेम प्रदर्शित कर रही है, ये रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण के अंतर्गत आता है। अब यहां पर एक सवाल आता है, अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ये जो प्रतिक्रिया निर्माण है, ये जो ठीक उलट व्यवहार करना है, क्या इसको हम मुंह में राम बगल में छुर्री, या क्या इसको हम बगुला भगत व्यवहार कह सकते हैं? तो इसका उत्तर सीधे सरल स्पष्ट शब्दों में है नहीं। ठीक है, यह व्यवहार बगुला भगत या पाखंड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां तो सोचे समझे तौर पर यह काम कर रहा है ना, और यहां पर अचेतन रूप से यह कार्य हो रहा है। तो दत्तक मां के मन में जो नफरत थी, उस नफरत का या उस दुर्व्यवहार का पहले क्या होगा? दमन, और फिर उस नफरत के ठीक उलट व्यवहार यानी प्रेम का क्या होगा? प्रतिकरण। पहले उसका दमन हुआ और बाद में प्रतिकरण हो रहा है।
तो यहां पर ये क्या है, ये प्रतिक्रिया निर्माण है। जैसी उसकी प्रवृत्ति है, जैसी उसकी सोच है, उस सोच से ठीक उल्टा व्यवहार अगर वो प्रदर्शित कर रहा है तब वो प्रतिक्रिया निर्माण है, तब वो रिएक्शन फॉर्मेशन है। प्रतिक्रिया निर्माण को हम प्रतिकरण भी कह देते हैं। तो ये चीज यहां पर मैंने आप लोगों के सामने स्पष्ट की। अब आइए एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिनायल, नकारना। एक खराटे लेने वाले व्यक्ति से आप बात करो और बोलो कि भाई तू खराटे क्यों लेता है क्या रात को, तो बोले नहीं 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 मैं तो खराटे लेता ही नहीं। एक अल्कोहलिक व्यक्ति से पूछो कि आप शराब पीते हो, नहीं नहीं। अचेतन रूप से वो इस बात को स्वीकार करता है कि नहीं मैं तो ऐसा कोई कार्य करता ही नहीं हूं, सोचे समझे बिना ही वो जवाब दे देगा। तो ये डिनायल है, ये नकारना है। नकारना जिससे मतलब ये है कि व्यक्ति अपने वास्तविकता को अस्वीकार कर दे, नकार दे या खारिज कर दे। व्यक्ति अपनी वास्तविकता को अस्वीकार करे, अस्वीकार कर दे, नकार दे, नकार दे या खारिज कर दे। अब इस प्रक्रिया में अगर आप उदाहरणों पे जाना चाहें तो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण तो यही है कि किसी शराबी से पूछने पर वह मना कर देगा। शराबी से पूछा जाए कि आप ये काम करते हो क्या, तो मना कर दे नहीं 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 मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं हूं। या किसी गंभीर असाध्य बीमारी से ग्रसित कोई व्यक्ति, उसे पूछा जाए कि क्या आपको ये बीमारी है, वो मना कर दे नहीं मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। अब यहां पर एक और स्टेटमेंट आता है जिसको हम पढ़ते हैं उदात्तीकरण। उदात्तीकरण को कई किताबों में मार्गांतीकरण भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि वो मार्गांतीकरण प्रत्यक्ष वाला था, ये मार्गांतीकरण अप्रत्यक्ष वाला है। और लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको याद रखना है, और वो है उदात्तीकरण। इसको कहते हैं उदात्तीकरण। उदात्तीकरण शोधन, उन्मोचन, उन्नयन, शुद्धिकरण, और इंग्लिश में केवल एक ही नाम सब्लिमेशन। साइंस के विद्यार्थी ये बात जानते होंगे कि सब्लिमेशन से अभिप्राय है कि कई बार जैसे कपूर है, कपूर की टिक्की को आप अगर आग पे रख दो तो वो सॉलिड यानी कि ठोस से द्रव्य में नहीं बदलेगा और सीधा गैस में बदल जाएगा। तो अपने व्यवहार को वो एक तरीके से उसका शुद्धिकरण हो रहा है, उसकी एक रास्ता बदल रहा है। फ्रायड ने उदात्तीकरण को सभ्यता का आधार स्तंभ कहा। क्या कहा फ्रायड ने? फ्रायड ने इसे सभ्यता का आधार स्तंभ कहा। तो भैया ये आधार स्तंभ है क्या, या कॉर्नर स्टोन? तुलसीदास जी की कहानी आपको याद होगी। प्रेम में पड़े हुए थे, अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वहां पर पत्नी से मिलने चले गए। पत्नी ने जब देखा कि मुझसे मिलने ये बावला इतना पागल होकर मिलने आया है कि रास्ते में कहीं सांप पेड़ पे लटका हुआ था तो लगा एक रस्सी लटक रही है और झूमते हुए उसको गले में डाल के उसका एक मफलर बना के आ गए। पत्नी की दोस्त थी, सखियां थी, उन्होंने हंसी उड़ानी शुरू करी कि देख जीजा जी का मन ही नहीं लगा तेरे बिना, है हंसी उड़ाई बहुत ज्यादा। तब पत्नी ने लताड़ा, बेइज्जत किया
और बेइज्जती के बाद वो जो भाव थे, वो जो प्रेम था, वो जो स्नेह था पत्नी के प्रति, उस स्नेह का रास्ता मोड़ दिया, उस स्नेह को चैनलाइज कर दिया और वो स्नेह ईश्वर के लिए हो गया। और वो तुलसीदास, वो नटखट बालक जो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था, वो जैसे ही उस तट से निकला, उस गांव से निकला, गोस्वामी तुलसीदास बनकर दुनिया के सामने आया। तो ये सभ्यता का आधार स्तंभ है, जहां पर व्यक्ति कई बार अपने अपने विचारों को, भावनाओं को, इच्छाओं को समाज के द्वारा स्वीकृत मान्यताओं में विस्थापित कर दे, परिवर्तित कर दे। तो व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं को समाज द्वारा स्वीकृत इच्छाओं में विस्थापित कर दे। व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं को समाज द्वारा स्वीकृत इच्छाओं में विस्थापित कर दे, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा उदात्तीकरण। उदात्तीकरण के उदाहरणों में सबसे प्रमुख उदाहरण तो होता है तुलसीदास का ही उदाहरण है, तुलसीदास का वियोग और साहित्य रचना। दूसरा पॉइंट क्या बनता है? पहला है तुलसीदास का वियोग और साहित्य रचना। दूसरी दास है कि क्लास में सबसे लड़ने झगड़ने वाला व्यक्ति, उसकी प्रवृत्ति ही झगड़ालू है और ऐसी इच्छाओं का व्यक्ति को उसके टीचर्स इस तरफ मोल्ड करते कि तू स्पोर्ट्स में चला जा। तो लड़ने झगड़ने वाला व्यक्ति मुक्केबाज बन जाए, तो ये क्या है? ये उदात्तीकरण है, सब्लिमेशन है। अब यहां पर इस सब्लिमेशन को लेकर आपके मन में एक डाउट होगा कि साहब इसमें और प्रतिकरण, जो हमने अभी पहले देखा था सौतेली मां वाला उदाहरण जिसमें देखा था, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? इसमें और उसमें अंतर क्या है? इसके अंदर और उसमें क्या ऐसा परिवर्तन है, ये बताइए। तो देखिए साथियों कि यहां पर जो विचार होते हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उनकी दिशा में परिवर्तन होता है। व्यवहार का दमन होकर उसकी दिशा बदलती है। व्यवहार वैसा है क्या? वैसा ही है। उसकी प्रवृत्ति बच्चे की आज भी कैसी है? एक तरह से स्पोर्टिव, लड़ने झगड़ने वाली, लेकिन अब वो स्पोर्ट्समैन बन गया तो उसने उसी इच्छा को समाज के द्वारा स्वीकृत इच्छा में ढाल दिया। यहां पर तुलसीदास का प्रेम था अपनी पत्नी के प्रति और उसी प्रेम को उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में लगाया और साहित्य से वही प्रेम किया और गोस्वामी तुलसीदास बने। लेकिन प्रतिकरण में क्या होता है कि अगर भाव आपके सामने कोई है इच्छित अनैतिक, तो आप उसकी दिशा को नहीं बदल सकते, आपको उसका ठीक उलट व्यवहार करना पड़ेगा, आपको उससे ठीक उल्टा व्यवहार करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देता हूं, इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा और इस एग्जाम्पल के जरिए अपने कॉन्सेप्ट को और ब्रशअप कीजिएगा कि एक बच्चा था, उससे बचपन में बिल्ली की एक आंख फूट गई, आंख फूट गई। कालांतर में वो बहुत बड़ा होकर नेत्र चिकित्सक बना। पहले उस बच्चे ने बिल्ली की आंख फोड़ दी थी बचपन में और आज की तारीख में वो एक बहुत बड़ा आई स्पेशलिस्ट है, बड़ा आंखों का डॉक्टर है। तो ये उदाहरण आपको किस समायोजन की युक्ति के लिए उचित लगता है, अप्रोप्रिएट लगता है? क्या इसको मैं उदात्तीकरण कहूं या इसको मैं प्रतिगमन कहूं? सोचिए। आपका जवाब होगा कि साहब इसको हमें उदात्तीकरण कहना चाहिए, तो मेरा जवाब है नहीं, ये उदात्तीकरण नहीं है, क्योंकि उदात्तीकरण में इच्छाएं वही रहती है, इच्छाएं वैसी ही है। वो लड़ने की प्रवृत्ति है, मुक्केबाज बन गया यानी, लेकिन वो समाज द्वारा स्वीकृत हो गई। यहां पर क्या बिल्ली की आंख फोड़ना उसकी कोई प्रवृत्ति थोड़ी थी?
ये तो फूट गई। तो इस व्यवहार का दमन होकर इसकी दिशा बदल देंगे तो इसका मतलब यह है कि वो समाज द्वारा स्वीकृत तरीकों से लोगों की आंखें फोड़े। लेकिन अब तो वो बिल्कुल उलट काम कर रहा है। तो इसको आप किसका उदाहरण मानोगे? इसको आप प्रतिकरण का उदाहरण मानोगे। प्रतिकरण का उदाहरण है ये, प्रतिक्रिया निर्माण का उदाहरण है। आइए साथियों अगली विशेषता पर, माफ कीजिएगा, अगली समायोजन युक्ति पर चलते हैं। और अगली समायोजन की युक्ति है प्रक्षेपण या फिर आरोपण। प्रक्षेपण यानी कि आरोपण। प्रक्षेपण, इसमें और तर्क संगतिकरण में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट रहता है। और प्रक्षेपण आरोपण को अंग्रेजी में कहते हैं हम प्रोजेक्शन। ये प्रक्षेपण क्या है, ये आरोपण क्या है, ये प्रोजेक्शन क्या है? तो सिंपल सी बात याद रख लेना, प्रक्षेपण का मतलब है दोष देना। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या था? बहाने बनाना। यहां पर क्या है? दोष देना। एक बच्चा विद्यालय में चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया, टीचर ने कहा कि यार तू चीटिंग क्यों कर रहा था? मेरे को पकड़ रहे हो भैया, बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, इनने कर रही तो मैंने भी कर ली। यानी आप दूसरों पे दोष मढ़ रहे हो, अपनी गलती नहीं है। वो मेरा नुकसान कर देता अगर मैं उसका नुकसान नहीं करता तो। कई बार कुछ अपराधियों से पूछा जाता है ना कि आपने उसकी हत्या क्यों की? अरे अगर मैं उसकी हत्या नहीं करता तो वो मेरी हत्या कर देता। यानी व्यक्ति खुद के अवगुण, खुद के दोष, खुद की कमियों को सामने वाले में देख रहा है, उनमें प्रक्षेपित कर चुका है, उनमें प्रोजेक्ट कर चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति अपने अवगुण, दोष को खुद में न देखकर दूसरे में देखे, ये अवगुण दोष खुद में नहीं देख रहा है, दूसरे में देख रहा है। तो पहली बात तो क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसके बहुत मिल जाएंगे आपको उदाहरण हमारे साहित्य में। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई कमी तो तेरे अंदर है और तू कमी बता रहा है दूसरे में। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो क्या है यहां पे? आप अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को दूसरों पर मढ़ रहे हो, कह रहे हो जी मेरा दोष नहीं है, सामने वाले का दोष है। फ्रायड के अनुसार कामेच्छा का, अनैतिकता का, इन सब का प्रक्षेपण होता है। स्वेच्छा, कामुकता, अनैतिकता का प्रक्षेपण होता है। किसने कही ये बात? ये बात कही है फ्रायड बाबा ने। और फ्रायड बाबा ये बात भी कहते हैं कि ये जो इनका प्रक्षेपण होता है साथियों, इस प्रक्षेपण के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है स्वप्न। स्वप्न प्रक्षेपण के लिए उपयुक्त स्थान है। स्वप्न प्रक्षेपण के लिए उपयुक्त स्थान है, यह बात भी फ्रायड बाबा कहते हैं। तो यहां पर हमने प्रक्षेपण को भी देखा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं तादात्मीकरण। क्या पढ़ रहे हैं साथियों? तादात्मीकरण। अब यहां पर दो बिल्कुल एक जैसी समायोजन की युक्तियां आएगी। एक आएगी इंट्रोजेक्शन, जिसको अंतर्वेशन, अंतःक्षेपण कहते हैं, और दूसरी आएगी तादात्मीकरण। तो पहले इन दोनों को समझते हैं। तादात्मीकरण क्या है? तादात्मीकरण
जिसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन वह समायोजन की युक्ति, वह समायोजन की युक्ति, वह समायोजन की युक्ति जिसके अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को दूसरों के विचारों के अनुरूप ढाल ले। अब आप इसको ऐसे समझो कि एक विद्वान प्रोफेसर का बेटा जिसकी 10वीं भी ढंग से पास नहीं हो रही है, अब आसपास के सब दोस्त बात कर रहे हैं कि भाई तेरे कितने मार्क्स आए, तेरे कितने मार्क्स आए, तेरे कितने पास आए। ये भी उसी ठर्क में बैठा है, उसी एटीट्यूड के अंदर बैठा है। उसको लग रहा है यार अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि अपन तो प्रोफेसर साहब के बेटे हैं। कोई बात हो तो क्या तुझे पता है पापा ने ये किया है, पापा ने वो किया है। पापा ने तो जो किया सो किया, तूने क्या किया भाई मेरे? तो यही तादात्मीकरण है कि व्यक्ति दूसरों के विचारों के अनुरूप अपने आप को ढाल ले। इसके लिए एक उदाहरण मिलता है कि एक बार एक बस के अंदर बहुत से वो लोग जा रहे थे जो गुलामी के समय अंग्रेजों के यहां नौकरी करते थे या कुछ इस तरह से, मतलब किसान थे, कोई मजदूर था। लेकिन उसी बस में 2 ऐसे भारतीय भी थे जो थे तो आर्थिक रूप से वैसे ही, लेकिन अंग्रेजों के खास नौकर थे, अंग्रेजों के खास नौकर थे। तो उस बस में, उस ट्रेन में जब उन्होंने देखा कि ये सब हैं तो उन्हीं के जैसे ही भारतीय ही हैं, उन्हीं के जैसे ही कदकाठी के हैं, आर्थिक रूप से वैसे भी हैं, लेकिन अपन क्या हैं? अपन अंग्रेजों के नौकर हैं। और अंग्रेजों के नौकर हैं यानी अपना एक एटीट्यूड है, और उसी एटीट्यूड के कारण वो समायोजन की वो युक्ति अपना रहा है और वो तादात्मीकरण स्थापित कर चुका है अपना अंग्रेजों के साथ। तो वो स्वयं को ऐसे अंग्रेज समझ रहा है, यार मैं तो अंग्रेज हूं, ये सब मेरे भी नीचे काम करते हैं। उस तरह की चीज यहां पर है। अब इसमें अगर आपको उदाहरण जानना हो तो हम एक उदाहरण ये ले सकते हैं कि छोटा बच्चा पिताजी के जूते पहनकर उन्हीं की तरह ऑफिस जाने की कोशिश करे, ऑफिस जाने की कोशिश करे, नंबर 1। नंबर 2, वही चीज कि एक प्रोफेसर का बेटा, अक्सर ऐसा होता है ना कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो अधिकारी हैं वो आप सड़क पर गाड़ी बिन नियमों का उल्लंघन करके चला रहे हो और आपको गाड़ी रोक लेता है वो। अब आपको समायोजित हो गए, वहां पे 4 दोस्त और बैठे हैं, आपको लग रहा है कि यार अब इसके सामने क्या बताऊं मैं, ये तो बेइज्जती करेगा। तो जैसे ही बोलता है अपना लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, गाड़ी के पेपर दिखाओ, तो आप सीधा क्या बोलता है व्यक्ति? तो जानता है मैं कौन हूं, जानता है मेरे पिताजी कौन है, जानता है मैं किसका बेटा हूं। तो ये फीलिंग क्या है? ये फीलिंग क्या है कि आप खुद तो कुछ नहीं कर पाए, खुद तो नियमों को तोड़ रहे हो, लेकिन अपना तादात्मीकरण किसके साथ स्थापित कर रहे हो? अपने आप को आइडेंटिफाई, अपने आप को परिचित किसके अनुरूप, अपनी पहचान किसके जरिए बताने की कोशिश कर रहे हो? उस व्यक्ति के जरिए। तो प्रोफेसर का पुत्र कम नंबर आने पर मित्रों में अपने पिता के गुणों का बखान करे, ठीक है, ये तादात्मीकरण है। इसी तादात्मीकरण के जैसी एक और
समायोजन की युक्ति आती है सामने, उसको इंट्रोजेक्शन कहते हैं। अंतःक्षेपण, अंतर्वेशन, इंट्रोजेक्शन। ठीक है, बिल्कुल तादात्मीकरण जैसी ही है यह युक्ति। यह युक्ति तादात्म्यकरण के समान है, जहां व्यक्ति किसी अन्य के व्यवहार को अपनाता है। सिंपल सा पॉइंट है, किसी और के व्यवहार को व्यक्ति अपने व्यवहार में अपना रहा है, ये क्या है? तादात्म्यकरण है। पहला और सबसे सटीक इसका एग्जाम्पल तादात्म्यकरण का, कि लड़कों के रोने पर मां कहती है लड़का है क्यों रो रहा है लड़कियों की तरह, तो उसे लगता है कि नहीं लड़के रोते नहीं है। इस गुण को उसने अपना लिया। लड़कों के रोने पर मां का कहना कि लड़के नहीं रोते, ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में तादात्म्यकरण, माफ कीजिएगा, अंतःक्षेपण, अंतर्वेशन ही है, कि आपने लड़कों की उस प्रवृत्ति को या उस व्यवहार को अपना लिया। ठीक है, माता पिता के मूल्य जो हैं वो बच्चों में आ रहे हैं, या फिर बच्चों को आप स्वतंत्रता सेनानियों के मूल्य जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों में, बालकों में माता पिता के मूल्यों का आना, माता पिता के मूल्यों का बच्चों में आना, ये क्या है? अंतःक्षेपण है, अंतर्वेशन है। ठीक है, इसके बाद हम एक और युक्ति पर चलते हैं और उसका नाम होता है, अगली रक्षात्मक युक्ति है निरसन। निरसन, जिसको हम कहते हैं अनडूइंग या फिर अटोनमेंट। अब ये क्या है? ये ऐसी चीज है कि व्यक्ति ने अचेतन स्वरूप में कोई व्यवहार कर दिया, व्यक्ति ने कोई अनचाहा अनैच्छिक व्यवहार कर दिया, और अब वो उस व्यवहार को एक तरह से कह सकते हैं उसके प्रभाव को कम करना चाहता है। ठीक है, एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा किए गए अनचाहे व्यवहार के प्रभाव को कम किया जाता है। अनचाहे व्यवहार के प्रभाव को कम किया जाता है। तो इसमें पहला क्या है अनचाहे व्यवहार के प्रभाव को कम करने का? कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ ऊंची आवाज में बात कर ले, उसके साथ थोड़ी सी हिंसक गतिविधि कर ले, उसको मार पीट दे और अगले दिन उसके लिए उपहार में फूल लेके चला जाए। तो पत्नी के साथ झगड़े के पश्चात पति उसके लिए
फूल लेकर या उपहार लेकर जाए। दूसरा इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि कामकाजी महिलाएं जो होती हैं वो अक्सर अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती हैं, तो क्या करेंगी? वो जब अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हैं तो उन बच्चों की अनावश्यक मांगों को पूरा करती हैं। तो कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों को समय नहीं दे पाती हैं, समय नहीं दे पाती है, इसलिए उनकी अनावश्यक मांगों को पूरा करती हैं। अनावश्यक मांगों को पूरा करती हैं। ठीक है, समय नहीं दे पा रही इसलिए अनावश्यक मांग जो है उनकी बच्चों की वो माएं पूरा करती हैं। ये है निरसन। फिर एक लक्षात्मक युक्ति आती है जिसको हम कहते हैं एक्टिंग आउट। अंग्रेजी का ही शब्द है, हिंदी में भी इसके लिए एक्टिंग आउट शब्द ही इस्तेमाल होगा। एक्टिंग आउट। किसी भावना का, किसी इच्छा का दमन होते होते, किसी भाव का आवेग दबते दबते अचानक इतने हिंसक रूप से सामने प्रकट हो कि उससे फायदा होने की जगह नुकसान हो जाए। समझ रहे हैं? कोई सहज भाव दबते दबते अचानक हिंसक रूप से अभिव्यक्त हो, हिंसक रूप से अभिव्यक्त हो। जैसे कोई महिला है, उसके पति उसको परेशान करते हैं, तो प्रतिदिन की परेशानी पीड़ा को सहन करते करते कोई महिला अपने पति की हत्या कर दे, कोई महिला अपने पति की हत्या कर दे, तो वो क्या होगी? एक्टिंग आउट की स्थिति ही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे एक आती है आश्रित। आश्रित यानी बीइंग डिपेंडेंट। आश्रित होना, बीइंग डिपेंडेंट। क्या है इसका उत्तर? कोई कुसमायोजित व्यक्ति अपने समायोजन का दायित्व किसी
दूसरे को सौंप दे, दूसरे को सौंप दे और स्वयं उसके प्रति आश्रित हो जाए, स्वयं उसके प्रति आश्रित हो जाए। किसी दूसरे को सब कुछ सौंप दिया और खुद उसके प्रति आश्रित हो गया। जैसे कई बार आपको लगता है कि यार ये किताब पढ़ लूंगा तो मैं क्या पता सेलेक्ट हो जाऊं, इससे पहले मैं सेलेक्ट नहीं हो रहा, या इन टीचर से या इस बुक से या इस किताब से या इस नोट से पढ़ लूंगा तो क्या पता मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो आपने अपने आप को उस व्यक्ति के प्रति आश्रित कर दिया। ये आश्रित होना या फिर बीइंग डिपेंडेंट होना है। अब आते हैं दो प्रकार की विधियां, एक है आक्रामक विधि और एक है क्षतिपूरक विधि या क्षतिपूर्ति विधि, जिसको कंपनसेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्षतिपूर्ति विधि पे चलते हैं। क्षतिपूर्ति विधि, क्षतिपूर्ति विधि मतलब कंपनसेशन। आप जीवन के किसी क्षेत्र में असफल हो, आप किसी एक क्षेत्र में कमजोर हो और आप उस कमजोरी को किसी और तरीके से दूर करने की कोशिश कर रहे हो, यह क्या है? क्षतिपूर्ति है। यही क्या है? क्षतिपूर्ति है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसका सबसे सरल उदाहरण तो यह है कि कोई महिला है जो हाइट थोड़ी उसकी कम है। अब उसे लगता है कि मैं पार्टी में जाऊंगी, कहीं मेरे कम हाइट के कारण लोग मेरी आलोचना ना करें, मुझे कुछ ना उल्टा सीधा ना कह दें, तो वो ऊंची हील की सैंडल पहनने लग जाती है। ये क्या किया उसने? हाइट की इस कमी की क्षतिपूर्ति की, इसका कंपनसेशन किया। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति है, दिखता सुंदर नहीं है, तो वो काफी क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक या फिर सेंट वगैरह लगा के अपने आप को और सुंदर बनाने का प्रयास करेगा। ये क्या है? ये भी कंपनसेशन है। तो कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति मतलब वो विधियां जिसके जरिए आप उस तनाव को कम करने का कोई भी प्रयास कर रहे हो। अब इसमें दो तरह से ये विधियां आती हैं। आक्रामक विधि भी ऐसे ही आएगी, क्षतिपूरक विधि भी ऐसे ही आएगी। पहली है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। कि आप समक्ष आई बाधा को दूर करके उसकी क्षति की पूर्ति करो। समक्ष आई बाधा को दूर कर क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, सामने जो बाधा आई है उसे दूर करके क्षतिपूर्ति करना। और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? एक क्षेत्र की, अप्रत्यक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति का मतलब एक क्षेत्र की क्षति की, एक क्षेत्र की क्षति की दूसरे क्षेत्र में पूर्ति करना। एक क्षेत्र में जो कमी है उसकी दूसरे क्षेत्र में पूर्ति करो। जैसे एक व्यक्ति है, स्पोर्ट्स में काफी अच्छा है, लेकिन
पढ़ाई में बिल्कुल खराब है, तो क्लास में एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में वो पहचाना जाए, इसलिए वो स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कर ले और कक्षा के अंदर जो है वो नंबर कम आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो एक जगह की क्षतिपूर्ति दूसरी जगह की, ये क्षतिपूर्ति बिल्कुल वैसे ही है कि हम कई बार परीक्षा की तैयारी के दौरान ऐसे तरीके इजाद करते हैं, आपको ध्यान हो तो। हम पढ़ाई करते रहते हैं, हमें लगता है कि यार इस पेपर के अंदर तो साइकोलॉजी भी है, इस पेपर में जीके भी है, इस पेपर में हिंदी भी है। आपके मान लीजिए ग्रेड की एग्जाम्स जो होती हैं, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट पेपर में जो जीके है उसमें पॉलिटी में नंबर जो है वो नहीं आ पाएंगे, पॉलिटी याद नहीं रहेगी, तो एक काम करते हैं साइंस अच्छे से करके चले जाते हैं। या फर्स्ट पेपर जो है उसके अंदर एक काम करते हैं, हम हिस्ट्री को छोड़ देते हैं, ज्योग्राफी अच्छे से कर लेंगे। हिस्ट्री में अगर नंबर कट भी जाएंगे तो ज्योग्राफी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वहां पे पूरे में से पूरे आए। तो ये क्या है, आप एक जगह का कंपनसेशन दूसरी जगह कर रहे हो, यही क्षतिपूर्ति है। फिर दूसरी जो विधि हम पढ़ते हैं वो है आक्रामक विधि। विधि, एग्रेसिव मेथड। एग्रेसिव मेथड कि कुसमायोजित होने के कारण, कुसमायोजित होने के कारण कोई व्यक्ति आक्रामक हो जाए, कैसे होगा भाई कोई व्यक्ति आक्रामक? तो उसका पहला तरीका तो ये है साहब, आक्रामक होने का पहला तरीका कि प्रत्यक्ष रूप से आक्रामक हो, यानी जिस कारण से कुसमायोजित हो रहा है उसी कारण को आक्रामक होकर दूर करने की कोशिश करें। जिस कारण से हो रहा है उसे दूर करें। आपने सुना होगा क्रिकेट के दौरान अक्सर क्रिकेटर को एक हाफ में मान लो टी टाइम तक अच्छा नहीं खेल पाते हैं, तो फिर वो कैप्टन कहते हैं कि हम पहले डिफेंसिव होकर खेल रहे थे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि हम डिफेंसिव होकर खेल रहे हैं, इसलिए हम बॉलर्स की बॉल पर चौके छक्के नहीं मार रहे हैं, तो हमने आक्रामक होकर खेलना शुरू किया, हम एग्रेसिव होकर खेले और फिर हम मैच को जीत पाए। तो यहां पर क्या है कि जिस कारण से आपको समायोजित हो रहे हो उसी के ऊपर आप आक्रामक हो जाओ। और कई बार मनुष्य क्या है कि उस पर तो वो उसका चलता नहीं है ना, एक तरह से कह सकते हैं जोर। तो अब क्या करता है, वो अप्रत्यक्ष आक्रामक होता है। जैसा हम विस्थापन में देखते थे कि क्या होता था, एक कमजोर लक्ष्य पर आक्रामक हो जाए, एक कमजोर लक्ष्य के प्रति आक्रमण, जैसे कि विस्थापन में हमने देखा था, जैसे विस्थापन में हमने देखा है। तो ये सारी चीज क्या है, ये उसी की बात यहां पर हो रही है। तो आइए दोस्तों, अब हम समायोजन की इन विभिन्न युक्तियों के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, जिनको हमने पढ़ा है अभी। समायोजन की दो प्रकार की युक्तियां होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो जिन्हें हम चेतन रूप से करते हैं, इनडायरेक्ट वो जिन्हें अचेतन व्यवहार द्वारा किया जाता है। इसी को अहम रक्षात्मक युक्ति भी कहते हैं। चेतन मन द्वारा बाधा निराकरण, अन्य मार्ग खोजना, अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, परामर्श और अटेंशन सीकिंग, अवधान प्राप्ति है। बाधा निराकरण, व्यक्ति सोच समझकर उस बाधा को दूर करे जिसके कारण को समायोजित हो रहा है। मार्गांतिकरण, बाधा को दूर नहीं कर रहा तो अपना रास्ता बदल ले, लेकिन जा वहीं रहा है। तीसरा तरीका, लक्ष्य को ही बदल ले, आईएएस की तैयारी कर रहा तब आरएएस पे आ जाए। परामर्श और निष्कर्ष, वो किसी से बैठे, खुद से बात करे, चर्चा करे कि भाई क्या कारण है कमी का। और अवधान प्राप्ति की व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से ऐसी गतिविधि करे जिससे लोगों की आकर्षण का केंद्र बने। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष में। सबसे पहले हम बात करते हैं तर्क संगतिकरण में, जिसमें बहाने बनाता है, बेअर्थ की बात, निरर्थक बातों को तार्किक रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है ताकि लोग उसकी बात का विश्वास कर लें। जैसे अंगूर खट्टे हैं और अंगूर मीठे हैं।
दमन में क्या होता है, अस्वीकृत अवांछनीय भावों को व्यक्ति अचेतन में धकेल देता है। यदि जानबूझकर धकेला जाता है तो शमन हो जाता है, और कालांतर में स्वयं ही धकेल दिया जाए तो वो दमन होता है। विस्थापन, अपना गुस्सा, अपनी एनर्जी जिस चीज पर लगानी चाहिए थी वहां तो नहीं लगा जा रहा और किसी कमजोर टारगेट पर लगा रहा है। उसके बाद आते हैं दिवा स्वप्न पे ख्याली पुलाव पका के वो व्यक्ति बैठा है। उसके बाद हम आते हैं अतीत में खोए रहना, ये तीन तरह के हैं, विजेता नायक और पीड़ित नायक। फिर बात करते हैं पलायन की, कि सामने आई चुनौती को देखकर व्यक्ति पीठ दिखाकर भाग जाए या मुंह छिपाकर भाग जाए। प्रतिगमन, कॉलमैन कहते हैं कि नई चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा व्यवहार करता है जो विकासात्मक प्रक्रिया के प्रारंभ में करता था। फिर बात करते हैं प्रतिक्रिया निर्माण की, तो ठीक जैसी उसकी भावनाएं है उसके ठीक उलट व्यवहार, क्योंकि अगर वैसा व्यवहार किया तो सामाजिक छवि को नुकसान है। नकारना, व्यक्ति जो परिस्थिति उसको ठीक सीधे मुंह नकार दे। उदात्तीकरण, अपनी ऊर्जा को समाज द्वारा स्वीकृत भावों की तरफ मोड़ दे। प्रक्षेपण में दूसरों को दोष देना। तादात्मीकरण में वो स्वयं को दूसरों के विचारों के अनुरूप ढालता है। वहीं अंतःक्षेपण के अंदर व्यक्ति किसी अन्य के व्यवहार को अपनाता है। निरसन में एक ऐसी युक्ति जहां अनचाहे व्यवहार का प्रभाव करने के लिए कुछ अच्छा काम करे बाद में। और एक्टिंग आउट में क्या होगा, सहज भाव दबते दबते अचानक हिंसक हो जाए। आश्रित होने में व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर आश्रित हो जाए। क्षतिपूर्ति, एक जगह की कमी दूसरी जगह दूर कर रहा है। और आक्रामक मतलब जिस कारण से कुछ समायोजन हो रहा है उस कारण पर आक्रमण कर रहा है, या किसी और तरीके से किसी कमजोर टारगेट पर आक्रमण कर रहा है, जैसे अप्रत्यक्ष में विस्थापन में होता है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।